हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में भौतिकी के काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। अगर इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में भौतिकी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो जो अपवर्तन होता है उसके कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत के हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो पराबैंगनी विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पराबैंगनी विकिरण के कारण से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा का कैंसर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टरी क्षेत्रों में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और इस 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो भौतिकी से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा परीक्षा में, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइड होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइड होता है। तो जो ग्रेफाइड होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्रेफाइड अधातु होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं।
तो विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है, तो स्फाइग्नोमीटर की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती हैं, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे सबसे अधिक होता है, तो ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये परावैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म के कितने सतहों से घिरा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा, तो समतल दर्पण में होगा। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न
18 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबक के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है तो P बराबर 1/f है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है और डायोप्टर को D से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का झुकाव अधिक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f ये दर्पण सूत्र होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और न्यूटन को N से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और केवल प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे विद्युत चुंबक होता है वो किसका बना होता है, तो वो नरम लोहा का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो बंद वक्र होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओम के नियम में कौन अचर राशि है, तो ताप अचर राशि है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओम का नियम किसने दिया, तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लंबाई अगर हम बढ़ा दें तो चालक तार के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, तो लंबाई जितना ही अधिक होगा
प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, यानी प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का उपयोग हम वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मृग मरीचिका किस कारण से बनता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 2.42 होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध तो बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी की हेडलाइट और बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो नींबू रस का पीएच मान 2.2 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं। तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन गैस लगभग 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि तड़ित चालक किसका बना होता है। तो जो तड़ित चालक होता है ये तांबा का बना होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। जो मोमबत्ती होता है ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि स्विच किस तार में लगाया जाता है। तो जो स्विच होता है इसे हम गर्म तार में लगाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गर्म तार का जो रंग होता है ये लाल होता है।
तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पवन चक्कियों का देश किसे कहते हैं, तो डेनमार्क को कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं, तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वह यंत्र जिससे छोटी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है तो उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसको किलोमीटर में बोला जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और जो प्रकाश की चाल होता है ये निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्पष्ट देखने की दूरबिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि इनमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो इसमें से चुंबकीय पदार्थ लोहा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे लोहा चुंबकीय पदार्थ होगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भौतिकी के काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वैसा धारा जो अपना दिशा बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है, तो प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर।
54 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इसे आपको याद रखना है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आमीटर या एमीटर कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत प्रतीत होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सुबह और शाम जो सूर्य होता है वो कैसा दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि ताप बढ़ाने पर चालक के प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि पौनों का देश किसे कहा जाता है? तो पौनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो जो आमीटर होता है इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो वोल्ट मीटर होता है उसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है और सबसे बाहर इंद्रधनुष में लाल रंग दिखाई देता है और सबसे अंदर इंद्रधनुष में बैंगनी रंग दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र कैसे कार्य करता है। तो ये बिल्कुल कैमरे की तरह कार्य करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कैमरा होता है इसमें कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि यदि चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हम चालक तार की जो लंबाई है इसे हम दुगुनी कर देंगे तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो 2 गुना हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्रांति कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन करता है। तो जो प्रकाश होता है ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में क्या होता है?
तो चुंबक के सजातीय ध्रुव यानी एक जैसे ध्रुव में हमेशा क्या होता है, विकर्षण होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबक के विजातीय ध्रुव यानी अलग अलग ध्रुवों में क्या होता है, तो आकर्षण होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर। 68 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर। 69 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर। 70 नंबर प्रश्न है कि छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है। तो यह उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुकता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर। 71 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में क्या होता है, मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर। 72 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा उल्टा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये सीधा होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो लाल रंग होता है ये दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और ये कम फैलता है, इसीलिए लाल रंग दूर से भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर। 74 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो रोमर ने ज्ञात किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर प्रश्न है कि वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर। 76 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर। 77 नंबर प्रश्न है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की तरफ में धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न है कि दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं। तो दर्पण की लंबाई को द्वारक कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु फोकस पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर। 81 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर। 82 नंबर प्रश्न है कि दूध से दही बनना कौन सी परिवर्तन है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। एक बार दूध से दही बन जाएगा तो
तो फिर दही से दूध नहीं बन पाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्यों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा कैंसर उत्पन्न होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, तो धन आवेश होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे 86 नंबर प्रश्न देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो बंद वक्र होती हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर कि गंगा प्रदूषण के कारक हैं, तो शहरों का कचरा है। जितना शहरों का कचरा होता है वो गंगा में डाला जाता है, जिससे गंगा प्रदूषण होता है। मृतकों की राख भी डाला जाता है, इससे भी गंगा प्रदूषण होता है। उद्योगों का कचरा भी डाला जाता है, इससे भी गंगा प्रदूषण होता है। यानी इनमें से सभी से प्रदूषण होता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर कि वायुमंडल को कितने परतों में बांटा गया है, तो 5 परतों में बांटा गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर कि बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो इंफ्रारेड कैमरे की मदद ली जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर कि इनमें से कौन विनाशकारी आपदा है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन विनाशकारी आपदा है। तो जो भूकंप होता है ये विनाशकारी आपदा होता है, और जो भूकंप होता है ये प्राकृतिक आपदा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम बराबर होता है, तो ये 1 वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में होता है, तो ये वास्तव में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर कि विद्युत चुम्बक बनाने में किस प्रकार का छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत चुम्बक बनाने में नरम लोहा के छड़ का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो जो फ्यूज तार होता है इसका प्रतिरोध अधिक होता है और इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर कि किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर की गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो जो फोकस दूरी होता है, यानी यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो गोलीय दर्पण की फोकसांतर होता है ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पे एफ बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए R बराबर 2F होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि किस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, थोड़ा सा उल्टा होता है, इससे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 100 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है,
तो इसमें से पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। और इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।